हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 22 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 22 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाएगा, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सिमुक किस वंश से संबंधित है। इनके सिमुक जो हुए थे वह किस वंश से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर था सातवाहन वंश आपका करेक्ट आंसर था। सिमुक जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। वहीं देखें तो सिमुक जो कि 30 ईसा पूर्व से 7 ईसा पूर्व लगभग ये जो है सातवाहन वंश के स्थापना किए थे। इन्होंने जो है 30 ईसा पूर्व से लेकर 7 ईसा पूर्व तक लगभग कुल 23 वर्षों तक शासन किए थे। वहीं देखें तो इसका जो राजवंश था, राजवंश को आंध्र जो राजवंश था इस नाम से भी जाना जाता था। इनके सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जानते थे। वहीं देखें तो इसकी राजधानी प्रतिहार थी। वर्तमान में यह जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और बाद में जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में चला गया है। वहीं देखें तो इस वंश का सबसे अंतिम जो शासक हुए यज्ञश्री सतकर्णी, जो कि सातवाहन वंश के अंतिम शासक हुए। वहीं देखें तो भगवान की तरह के सिक्के जारी करने वाले ये पहले राजवंश में से एक हैं। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान संशोधन कौन सा भाग में है। तो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर था भाग 20 आपका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो भारतीय संविधान के भाग संविधान संशोधन करने के लिए जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 में नीति एकमात्र अनुच्छेद 368 जो कि संविधान की शक्ति और संविधान की संशोधन करने की प्रक्रिया से संबंधित है। अब तक जो है संविधान में कुल 104 संशोधन किए जा चुके हैं। नवीनतम में देखा जाए तो 25 जनवरी 2020 को अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। वहीं देखें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान का लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, विधायिक आदि में जो है के साथ साथ भारतीय संविधान के भाग 4 के काम में संशोधित किया गया था। इन सभी संशोधन के कारण ही इसे जो है मिनी संविधान संशोधन यानी मिनी लघु संविधान के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जिनका भी आने वाला एग्जाम है नेक्स्ट डे में, तो मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी को रीड करके जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डिफिनेट देखने को मिल रहे हैं। 1 से लेकर कम से कम 51 तक सभी अनुच्छेदों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इतना के अंतर्गत में 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गतका खेल किस राज्य से संबंधित है। तो गतका खेल जो है पंजाब से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पंजाब आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो गतका खेल जो कि निहंग सिख योद्धाओं का एक पारंपरिक लड़ाई शैली है, जिसका उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ एक खेल के रूप में किया जाता है। पंजाब के सिख विशेष मार्शल तकनीकी से जुड़े हुए हैं, जिसे गतका के रूप में जाना जाता है। यह छड़ी की लड़ाई है, यह जो है छड़ी के द्वारा लड़ाई किया जाता है। छड़ी लकड़ी का छड़ी बना होता है, उसी के द्वारा जो है तलवार की तरह इससे लड़ाई किया जाता है। वहीं देखें तो 15वीं शताब्दी के आसपास पंजाब में गतका आविष्कार किया गया था। गतका जो हुआ था इसका आविष्कार जो है लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था पंजाब में। नेक्स्ट 1982 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय गतका संघ बनाने और 1987 में औपचारिक रूप से प्रदान करने की 20वीं शताब्दी के अंत के दौरान एक पूर्ण जागरण हुआ। गतका के सिख त्योहार परंपरा जो है आज एक खेल या एक
प्रकार के रूप में प्रदर्शन कला के रूप में प्रचलित है। गतका की छड़ी आमतौर पर देखा जाए तो 51 से 107 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी मोटाई जो होता है 13 मिलीमीटर की मोटाई होती है। यह जो लकड़ी का बना होता है और यह जो है 15 से 18 सेंटीमीटर चमड़े की मुट्ठी बना होता है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लगभग आपको कवर करवा दिया गया है, तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य पुरुषों के द्वारा देखा जाए तो कुचिपुड़ी जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता था, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इनसे संबंधित अन्य तथ्यों को देखें तो परंपरा के अनुसार जो है कुचिपुड़ी जो नृत्य था केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, यानी कि यह जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता था और यह केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता था। यह ब्राह्मण परिवार के कुचिपुड़ी भागवत थालू कहलाते थे। कुचिपुड़ी के भागवत थालू ब्राह्मणों का यह पहला समूह 1502 ईस्वी में विकसित किया हुआ था। और अन्य देखें तो पुरुषों के द्वारा जो है यक्षगान जो कि पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है, जो कि जिसका संबंध कर्नाटक से है। वहीं देखें तो ढीमरैया जो नृत्य है यह भी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे, वे आपका करेक्ट आंसर होता। इसका वैसे तो हमें ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, तो जो भी पुरुषों के द्वारा मुख्य रूप से जो नृत्य किए जाते हैं वो आपको बता दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाल किला किसने बनाया था। तो लाल किला का जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा किया गया था, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शाहजहां आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले का निर्माण राजधानी शाहजहानाबाद के रूप में जो है महल के रूप में करवाया था। लाल किला विशाल दीवारों के कारण प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1638 से लेकर 1648 के मध्य लगभग 10 सालों के पूरा होने के बाद जो है इस लाल किले का निर्माण हुआ था। शाहजहां द्वारा निर्मित अन्य प्रमुख कृतियों को देखें तो जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, आगरा का जामा मस्जिद, एक दिल्ली का जामा मस्जिद और दूसरा आगरा का जामा मस्जिद। आगरा के किले में दीवाने आम और दीवाने खास, ये शीश महल आगरा में, ये सभी जो हैं शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाए गए थे। नेक्स्ट देखें तो अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख कृतियाँ, यानी कि प्रमुख स्थल कृतियाँ देखें तो अकबर के द्वारा कौन कौन से निर्माण करवाए गए थे। तो हुमायूं का किला, हुमायूं का मकबरा और आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी का शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सभी जो हैं अकबर के द्वारा निर्माण करवाए गए थे। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में निम्नलिखित में से किस क्रांति समाज का गठन किया था। तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में जो है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अभिनव भारत सोसाइटी आपका करेक्ट आंसर होता। 1904 में बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत क्रांतिकारियों की गुप्त समिति का यानी कि संस्था का गठन किया था। बी.डी. सावरकर जो कि हिंदू महासभा के से जुड़े एक भारतीय कार्यकर्ता थे। बी.डी. सावरकर को 1910 में अंडमान निकोबार समूह सेलुलर जेल में कैद कर दिया गया था। वहीं देखें तो 48 में जो है महात्मा गांधी की हत्या में सामाजिककर्ता के रूप में आरोपित किया गया था। इनके द्वारा जो है द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। तो इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु हरगोविंद ने 4 बार मुगल सेना को किसके समय हराया था। तो गुरु हरगोविंद ने जो है 4 बार मुगल सेना को पराजित किया था। उस समय जो मुगल शासक थे वह शाहजहां थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शाहजहां आपका करेक्ट आंसर होता। अपने मूल दृढ़ता के कारण जो है जो सिख गुरु हुए थे उन्होंने शाहजहां को कुल 4 बार युद्ध हुआ था जिसमें मुगल सेना की हार हुई थी। वहीं देखें तो ये जो है सिखों के 6ठे गुरु थे जो कि 1606 से लेकर 44 तक रहे थे। ये जो है हरगोविंद थे।
वहीं देखें तो इनकी मृत्यु जो है 2 मार्च 1644 ईस्वी को करतारपुर के समीप हो जाती है और इनका जो है अंतिम संस्कार सतलज नदी के किनारे जो है कर दिया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य कौन सा भाग अलग हुआ था। तो बहमनी साम्राज्य के कौन कौन से भाग अलग हुए थे, ये तो हमें ऑप्शन नहीं मिल पाए थे। तो बहमनी साम्राज्य कौन कौन से भाग में अलग हुए थे आपको बता देता हूँ, आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन सा दिया गया था। वहीं देखें तो बहमनी साम्राज्य जो है 1518 के बाद जो है 5 भागों में विभक्त हो गया था। अहमदनगर की निजाम शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, बिदर की बारिद शाही, बरार की इमाद शाही और बीजापुर की आदिल शाही, इन सभी 5 भागों में जो है विजयनगर साम्राज्य विभक्त हो गया था। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। वहीं देखें तो बहमनी साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुए थे फिरोज शाह शाही बहमनी हुए थे, जो कि 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक शासन किए थे। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत की दक्कन का एक मुस्लिम साम्राज्य था, महान मध्ययुगीन भारतीय राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना जो है 1337 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। यह जो है पहला स्वतंत्र इस्लाम साम्राज्य था दक्षिण भारत का। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 15 में पेशा, प्रजाति, जाति, धर्म इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। तो अनुच्छेद 15 में देखा जाए तो निकाय पहला में जो है इसके अंतर्गत नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरा में देखा जाए, दूसरा के मुताबिक जो है किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर जो है दुकानों, होटलों, पर्यावरणिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों, कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों, पब्लिक रेजिडेंस में जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वह पेशा होना चाहिए था, क्योंकि पेशा का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 15 में नहीं किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य में जीव जंतुओं को बचाने के लिए कौन सा भाग है, यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य में जो है जीव जंतुओं को बचाने का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 51 का G1 के तहत जी जो है इसमें जो है जीवों को बचाने से संबंधित विवरण किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 51 का 1 का G जो है आपका करेक्ट आंसर होता। जीव संरक्षण से संबंधित देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांतों और संविधान की अनुसूची 8 में जो है इसका वर्णन किया गया है, 7 में जो है इसका वर्णन किया गया है जीव संरक्षण से संबंधित। वहीं देखें तो संविधान के अनुच्छेद 51 का 1 G के तहत जो है वनों और जीवों के संरक्षण से संबंधित वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 48 का 1 जो है नीति निर्देशक तत्व में जो है वन, पर्यावरण और जीवों के संरक्षण से संबंधित विवरण दिया गया है। वहीं देखें तो भारतीय संविधान के संवर्धित सूची की 7वीं अनुसूची में जो है अनुच्छेद 256 में जो है वनों और जंगल जीवों के संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। इन 3 स्थानों पर जो है जीवों के संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इन सारे फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भूमध्य सागर से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय तापमान पर क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इसे का ऑप्शन भी हमें कंफर्म नहीं हो पाए थे। तो आप देख लीजिए, आपको बता दे रहा हूँ जैसे कि भूमध्य सागर के ऊपर जाने पर जो है वायुमंडल एक परत के क्षोभ मंडल सबसे निचला परत है जो कि वायुमंडल का है। इसकी औसतन प्रति किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान घट जाती है। यानी कि सबसे निचला परत वायुमंडल जो है क्षोभ मंडल है। प्रति किलोमीटर ऊपर जब जाया जाता है तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान घट जाती है। और वहीं देखें तो समान परिस्थितियों में जो है क्षोभ मंडल की प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की गिरावट दर्ज की जाती है। यानी कि देखा जाए तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो हवा में कमी के कारण जो है दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है प्रति 165 की ऊंचाई पर जो है कम हो जाती है। तो अब ये 165 की ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाती है। तो अब इन सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि
16 वन पाए जाते हैं। तो 16 वन जो पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता पश्चिमी घाट आपका करेक्ट आंसर होता। 16 वन जो कि पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं यह जो है उष्णकटिबंधीय मोनेटेरा वन होते हैं। यही देखें तो इसका जो 16 वन जो होते हैं वह मैदानी के बौने पेड़ पाए जाते हैं। बौने पेड़ या घास के मैदान होते हैं जिसकी देखा जाए ऊंचाई तो 25 से 30 फीट की होती है। तो चलिए आप बाकी जो है इनको आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए आप उन्हें रीड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में सूक्तों की जो संख्या 1028 है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 1028 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो ऋग्वेद जो है ऋषियों द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान को जो है ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ यानी कि मंत्र का वर्णन है। वहीं देखें तो ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋचाएँ यानी कि जो मंत्र है उसको पढ़ने वाले ऋषियों को जो है होत्री कहते थे। यानी कि ऋग्वेद का जो पाठ करने वाले ऋषि होते थे उसे होत्री कहा जाता था। वहीं देखें तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता एवं सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो कि इसी ऋग्वेद से लिया गया है, इसमें जो है 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र का जो गायत्री मंत्र है उसको ऋग्वेद में ही वर्णित है और ऋग्वेद का 9वां जो मंडल है देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 8वें मंडल देखा जाए जिसमें हस्तलिख ऋचाओं को जो खिल कहा गया है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिख जो हस्त के द्वारा जो लिखा गया मंत्र है उसे खिल कहा जाता है। वहीं देखें तो चतुष्वर्ण समाज की जो कल्पना का जो आदि स्रोत का जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित किया गया है, जिसमें पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्णों में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। वहीं देखें तो इसमें आदि पुरुष का जो उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघ और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सभी प्रमुख इंपॉर्टेंट बिंदुओं को आप जरूर ध्यान में रखेगा जो कि ऋग्वेद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 राष्ट्रमंडल खेल 61 पदक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। इनके 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें कुल 61 पदक में से कितने स्वर्ण पदक शामिल थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 22 स्वर्ण पदक आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में खेला गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है जुलाई से अगस्त 2022 में किया गया था, जिसमें भारत जो है पैदानों में देखा जाए पदकों में तालिका में तो चौथे स्थान पर रहा था। भारत द्वारा कुल 61 पदक जीते गए थे, जिनमें से 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक, 23 कांस्य पदक शामिल थे। इस पदक तालिका में जो है भारत जो है चौथे स्थान पर रहा था। वहीं देखें तो पुष्टि की गई कि 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो किया जाना है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा। 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा। वहीं देखें तो मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो है स्वर्ण पदक भारत की ओर से जीते थे। नेक्स्ट विनेश फोगाट जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुश्ती वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं देखें तो बेलग्रेड सर्बिया में जो है 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो है कांस्य पदक जीते थे। विनेश फोगाट के द्वारा विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। वहीं देखें तो अंचिता शरथ कमल जो कि ये जो है टेनिस में संबंधित हैं, इनके द्वारा भी जो है स्वर्ण पदक जीता गया था राष्ट्रमंडल खेल में। नेक्स्ट देखें तो लक्ष्मण सेन जो कि बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं देखें तो लक्ष्य सेन के द्वारा जो है इससे पहले 3 अन्य भारतीयों में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं। वहीं देखें तो प्रकाश पादुकोण जो कि 1978 में, सैयद मोदी जो कि 1982 में और पारुपल्ली कश्यप जो कि 1914 में, ये जो है इनसे पहले लक्ष्य सेन से पहले इन सभी के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।
पुरुष एकल का खिताब में जो है ये सभी जो है इनसे पहले खिताब जीत चुके हैं। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चेतन भगत की प्रमुख पुस्तक कौन सी है। तो चेतन भगत की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो आपको बता देता हूँ। इसका हमें ऑप्शन तो नहीं में प्राप्त हो पाए थे, तो चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकों को आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। चेतन भगत की जो प्रमुख उपन्यास हैं 5 पॉइंट्स संबंध, जो कि 2004 में आई थी। वन नाइट्स द कॉल सेंटर 2005, द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008 में आई थी। स्टेट्स जो कि 2009 में आई थी। रेवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड 2014, वन इंडियन गर्ल्स ये जो है 2016 में आई थी। दो नॉन फिक्शन शीर्षक वाइट यंग इंडिया वर्ड्स 2012, मेक इन इंडिया ऑसम ये जो है 2015 में आई थी। तो ये सभी जो है चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।